genetic structure of plant. Mutation breeding is change in the genetic structure of plant with the help of genetic structure of plants. Genetic structure of plants with the help of physical and chemical mutagen. With the help of physical and chemical mutagen. Mutagen. Physical and chemical mutagen. Okay, fine. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात किया था कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में. कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक में हम लोग, कन्वेंशन का मतलब होता है ओल्ड, आप इसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे दो प्लांट्स को लेते हैं जिनके पास अपनी अलग अलग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है. फॉर एग्जांपल मैंने प्लांट सिलेक्ट किया ए. ये प्लांट्स एक के पास क्या फीचर था कि ये वायरल रेजिस्टेंस था, इसको किसी भी तरीके की वायरल डिजीजेस नहीं होती थी. यहाँ पर मैंने प्लांट सिलेक्ट किया दैट इज अनदर प्लांट दैट इज अ हाई यील्डिंग क्रॉप. सो यहाँ पर दोनों के कुछ अच्छे फीचर हैं, दोनों के कुछ बुरे फीचर हैं. ये वायरल रेजिस्टेंस है बट इसका कुछ फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना एक फ्रूट्स आ रहा है ना एक फ्लावर आ रहा है. बराबर. यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो प्लांट्स है ये हाई यील्डिंग है, मतलब आपको यूजफुल प्रोडक्ट दे रहे हैं बट इसको बीमारी जल्दी लग जाती है. ये वायरल रेजिस्टेंस नहीं है. So what do you mean by the conventional breeding? The conventional breeding is a technique in which we are going to combine the useful characteristics. यहाँ पर हमने एक वायरल रेजिस्टेंस प्लांट और एक हाई यील्डिंग प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवाई, और ब्रीडिंग करवाने के बाद उसका F1 जनरेशन या फिर जिसको आप प्रोजेनी बोलते हैं, उसके अंदर उसके पेरेंट्स के दोनों के फीचर्स थे. वो जो F1 जनरेशन हुई वो क्या था, हाई यू कैन से यील्ड वाला भी था और वायरल रेजिस्टेंस भी था. सो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इन विच यू आर कंबाइनिंग द यू कैन से जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. आपने क्या कर दिया, दो अलग अलग प्लांट्स के फीचर को कंबाइन कर दिया. अगर आप अभी इसको देखोगे तो ये वायरल रेजिस्टेंस भी हो गया और इसके अंदर जो भी है वो येलो कलर का फ्रूट्स भी आ गया. सो दैट इज नोन एज कन्वेंशनल ब्रीडिंग. इसके लिए मैंने जब भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग का डिफरेंस लिखाया तो यहाँ पर क्या बोला, इट इज अ ट्रांसफरिंग ऑफ जीन. ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑफ जीन. बट अगर इसी का उल्टा कर दे, अभी मान लो कि मुझे ब्रीडिंग करवानी नहीं है, मुझे अकेले एक प्लांट में चेंजेस कराना है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्लांट में जो है ना, उस प्लांट का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कराने के लिए मैं म्यूटाजन की मदद लूंगा. आपके टेक्स्ट बुक में म्यूटाजन के बारे में वो लोग ने मेंशन किया है ऑन पेज नंबर 249 पे. आप पेज नंबर 249 पे जाओगे तो आपको पता चलेगा दो तरीके के म्यूटाजन है. ये म्यूटाजन का मतलब क्या होता है, म्यूटाजन विच कॉजेस म्यूटेशन, जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है उसे हम म्यूटाजन कहते हैं. तो यहाँ पर म्यूटेशन करवाना क्यों है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द डीएनए. ठीक है, किसी का भी आप डीएनए चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर कर लो, हम अपनी खुद की बॉडी की बात करें तो हमें कैटरेक्ट हो जाता है जिसको हम लोग मोती बिंदु के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो एक कैटरेक्ट होता कैसे, क्योंकि हमारी जो आईज है उसकी जो लेंस है उसका डीएनए चेंज हो जाता है, उसका डीएनए खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशन. जो यूवी रेडिएशन आपकी आंखों में पड़ती है उसकी वजह से आपको कैटरेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि जो आपके लेंस है उसका डीएनए खराब हो जाता है. इसका मतलब क्या, ये हुआ हार्मफुल म्यूटेशन. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हम लोग करा रहे हैं एक प्लांट में म्यूटेशन जिससे प्लांट का फायदा हो. दिस इज कॉल्ड इट एज अ म्यूटेशन ब्रीडिंग. इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्लांट्स लेते हैं, उन दोनों प्लांट्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, चेंजेस कराते हैं. यहाँ पर क्या बोला है, म्यूटेशन ब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन यूजिंग केमिकल एंड रेडिएशन. ठीक है, तो हम लोग ने बोल सकते हो कि हॉलीवुड में इसके ऊपर से बहुत सारी पिक्चर भी बनी है. फॉर एग्जाम्पल हल्क, उसके ऊपर क्या हुई थी, गामा रे स्ट्राइक हो गई थी और उसकी वजह से क्या हो गया था, वो हरे कलर का बन गया था. इट मींस व्हाट, दैट इज अ म्यूटेशन. कभी भी किसी का डीएनए चेंज हो जाता है. स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव क्या करता है, स्पाइडर काट लेता है तो वो स्पाइडर के फीचर्स आ जाते हैं उसमें. यहाँ पर क्या होता है, उन लोग में म्यूटेशन होता है. दैट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सेप्टेड. ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप प्लांट का एक्चुअल डीएनए चेंज कर रहे हो, और एक्चुअल डीएनए चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है, उस प्लांट को आप और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हो. पावरफुल इन द सेंस वो ज्यादा वायरल रेजिस्टेंस बन जाएगा,
वो ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स देगा। इस तरीके से आप उस प्लांट को पावरफुल बना रहे हो। सो जब भी म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात होती है, ये इस तरीके की ब्रीडिंग होती है जिसमें हम पेरेंट्स के डीएनए को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल और विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, जिससे उनके कैरेक्टर्स भी बदल जाते हैं और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज अनदर टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। तुम क्या आज तक हमने कुछ म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाई है? जवाब है हाँ। यहाँ पर हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग करवाई है मूंग बीन है। ये मूंग बीन जो है ना, ये इसका प्रॉब्लम क्या था कि ये येलो मोज़ेक वायरस से बहुत इजीली इन्फेक्ट हो जाता था। ठीक है, मूंग का जो आजकल रेट है, फॉर एग्जांपल दैट इज 120 रुपीज केजी। मार्केट में जाओगे, इतना महंगा क्यों मिलता है राइस से? बिकॉज मूंग टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो। दूसरा चीज, ये मूंग का जो पेड़ है ना, इसको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती है। सवाल ये उठता है कि इस बीमारी से मूंग को कैसे बचाया जाए? म्यूटेशन ब्रीडिंग करवा के। म्यूटेशन ब्रीडिंग की मदद से हम जो नेचुरल मूंग है उसका हमने क्या कर दिया? डीएनए चेंज कर दिया। डीएनए चेंज कर दिया है। अब उसकी वजह से क्या होगा? जब डीएनए चेंज कर दिया, सो नाउ द मूंग बिकम वायरल रेजिस्टेंस। मूंग क्या हो गया? अब उसके ऊपर वायरस का असर नहीं होगा। तो जब भी येलो मोज़ेक वायरस जो पहले नेचुरल मूंग को खराब कर डालता था, अब वो म्यूटेशन वाले मूंग को खराब नहीं करेगा। ठीक है, ये फायदा होता है म्यूटेशन करवाने का। गॉट इट एवरीवन? सो यहाँ पर म्यूटेशन यहाँ ये मूंग बीन में करवाया गया है। और इसके अलावा हमने जो म्यूटेशन करवाया है भिंडी में, दैट इज अ लेडी फिंगर। ओके, भिंडी में हमने म्यूटेशन करवा के, अब भिंडी में म्यूटेशन करवाने की जरूरत क्या पड़ी? सवाल ये उठता है। अगर कभी भी आप भिंडी के खेतों में कभी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भिंडी और बैगन, ये ऐसे दो प्लांट होते हैं जिसमें कीड़े आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कभी कभार ये जो चीजें हैं ना, बहुत मार्केट में भी आएगी ना, तो आपको उसमें इंसेक्ट बहुत ध्यान से देख के लेना पड़ता है कि इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं। यहाँ पर हमने इसका भी इलाज ढूंढा। अगेन म्यूटेशन ब्रीडिंग की मदद से हमने जो है ना भिंडी की एक ऐसी क्वालिटी को डेवलप किया है जो जिसके ऊपर किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उस भिंडी को हमने नाम दिया है दैट इज परभनी क्रांति। ओके, एंड दूसरा है ए एस्टुलेंटस। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? म्यूटेशन के बाद प्रोड्यूस किए गए। और म्यूटेशन के जब बाद कुछ प्रोड्यूस किया जाता है तो वो वायरल रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब येलो मोज़ेक वायरस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का फायदा है। ओके, सो नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग यू कैन से रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे इश्यूज जो है ना प्लांट को फेस करने पड़ते हैं। पहले के टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना फ्लॉप क्यों था इंडिया में? हम लोग बोलते हैं ना, एक जमाना था 1960 के पहले का, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तो बहुत रेयर ओकेजन पे किसी के घर पे चावल बनता था। क्यों? क्योंकि चावल की फसल ही हमेशा खराब हो जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे अपने जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी बोला था कि भाई एक टाइम खाना खाओ। कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी इंडिया की, बट आज तो ऐसी सिचुएशन हम लोग फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम लोग अभी खुश हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट की ब्रीडिंग में, प्लांट की टेक्नोलॉजी में बहुत इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जो कीड़े वो सब लगते थे, अब म्यूटेशन के थ्रू हमने ऐसे हाइब्रिड्स रेडी किए हैं जिसमें लगभग कोई बीमारी नहीं लगती, और रोज रिसर्च इसके ऊपर चालू रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्लांट्स नेचुरली प्लांट कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल तरीके से। पहला है हेयरली लीव्स। कभी भी आप कॉटन को देखोगे तो कॉटन नहीं, सॉरी कॉर्न, दैट इज मक्का, उसके आजू बाजू ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। मार्केट में जब भी खरीदने जाओगे तो आपको पता चलेगा। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होता है कि जो कीड़े रहते हैं ना, उसमें आसानी से घुस नहीं पाते, फंस जाते हैं उसमें। बीटल हो गया, कीड़े हो गए, वो आसानी से घुस नहीं पाते। सेम थिंग इज अप्लाइड टू द, यू कैन से बीट। बीट भी जब डेवलप हो रही रहती है ना, तो उसके आजू बाजू भी ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर अभी कभी आपने गेहूं के खेत देखे होंगे तो उसके ऊपर भी जो है ना, उसके सीड के आजू बाजू में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे वो प्रोटेक्ट करते खुद को। ये नेचुरल तरीका है खुद को प्रोटेक्ट करने का। फिर सॉलिड स्टेम इन अ बीट। तो नॉर्मली स्टेम बोरर नाम का कीड़ा होता है, स्टेम बोरर। यहाँ पर स्टेम का मतलब होता है बेसिकली प्लांट का तना, दैट इज कॉल्ड स्टेम। बोरर का मतलब होता है खड्डा करने वाला। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो वीट की खेत को आसानी से खराब कर सकते हैं। सो वीट क्या करता है? वीट का जो स्टेम है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, सॉलिड होता है। तो अब जाके इंसेक्ट जो है ना, उसके बॉडी पार्ट में एंटर नहीं कर सकते। तीसरा तरीका प्लांट अपने आप को बचाने के लिए यूज करता है स्मूथ लीफ एंड नेक्टर लेस कॉटन वैरायटी दैट डू नॉट अट्रैक्ट बोलवर्म।
नॉर्मली ये याद रखो कि क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट प्लांट के पास कब जाएगा, जब उसको पता चलेगा कि उस प्लांट में कुछ खास है। और वो उस प्लांट के पास कैसे खींचा चला जाता है, उसके पीछे का दो कारण हो सकता है, या तो उसके कलर को देखकर या तो उसकी स्मेल को देखकर। नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्मेल। इन दो तरीकों से कोई भी इंसेक्ट जो है ना किसी प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम उस प्लांट को, उसकी स्मेल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके कलर से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग अगर कुछ ऐसा तरीका यूज कर लें जिसकी मदद से अब वो प्लांट जो है नेक्टर लेस हो जाए, या फिर बोल सकते हो कि स्मेल लेस हो जाए और उसका कलर चला जाए, तो इससे क्या होगा, वो प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। जो बोल वॉर्म्स बेसिकली जो प्लांट की तरफ कलर के थ्रू या फिर उसके बोल सकते हो कि स्मेल के थ्रू अट्रैक्ट होते थे, अब नहीं हुए। सो ये तीसरा तरीका है प्लांट को बचाने का। और लास्ट कंटेंट क्या है, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन अ मेज लीड टू द, यू कैन से रेजिस्टेंट टू द स्टेम बोरर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, उन प्लांट को कीड़े खाते क्यों है, क्योंकि उनमें ये सब चीजें ज्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग कंसिडर कर लो कि इन सब चीजों का कंटेंट थोड़ा सा कम कर दें, तो इससे क्या होगा, वो इंसेक्ट उतना मेहनत करेंगे नहीं। स्टेम बोरर एक तरीके का इंसेक्ट होता है, एक तरीके का कीड़ा होता है जो किसी भी प्लांट के स्टेम में घुस जाता है, ठीक है, आसानी से चला जाता है, या फिर फ्रूट्स में भी चला जाता है। बैगन में आपने देखा रहेगा, अगर किसी बैगन में छेद है तो आप उसको नहीं खरीदते, क्योंकि आपको मालूम है अगर होल हुआ है तो मतलब इंसेक्ट इसके अंदर है या तो कभी गया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही है। अगर हम उस प्लांट में कंसिडर कर लो कि शुगर कंटेंट को या फिर नाइट्रोजन को, एस्पार्टिक एसिड को, जिसकी वजह से कोई भी कीड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कर दे, तो स्टेम बोरर उसके पास जाएगा नहीं। ये तरीके होते हैं प्लांट को बचाने के लिए। ठीक है, या तो उसके हेयर के स्ट्रक्चर को बढ़ा देना, उसके आजू बाजू के हेयर के स्ट्रक्चर को बढ़ा देना, ठीक है, उसके स्टेम को सॉलिड बना देना, उसको कलरलेस और स्मेललेस बना देना, दैट इज कॉल्ड नेक्टरलेस। और या फिर क्या करना, उसके जो भी कंटेंट है उसको कंट्रोल में रखना। ये तरीका है किसी भी प्लांट को बचाने का। ठीक है, तो क्या हमने ऐसे रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप किए हैं? आंसर इज अगेन यस। जैसे कि ब्रासिका मस्टर्ड सीड है, इसकी वैरायटी जो हमने डेवलप की है उसका नाम है पूषा गौरव। ये क्या है, ये कीड़ों से रेजिस्टेंस है। अफिड्स जो है ना एक तरीके का पेस्ट है, वो उसमें नहीं लगता है। नेचुरल वाले में आराम से लग जाएगा, बट इसमें नहीं लगेगा, पूषा गौरव में नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लैट बीन, जिसको हम लोग मार्केट में सेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि आजकल 20 रुपए भाव ये सब मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, इसका जो है ना अभी हमने हाइब्रिड वर्जन रेडी किया, पूषा सेम 2, पूषा सेम 3। पर्पस क्या है इनका, इन कीड़ों से बचाना। ठीक है, ठीक है। फिर बाद में ओकरा, दैट इज कॉल्ड भिंडी। इसका जो हम लोग ने हाइब्रिड वर्जन क्रिएट किया, दैट इज पूषा समानी एंड द पूषा A4। इससे भी ये क्या करते हैं, फ्रूट बोरर एंड शूट बोरर, जो भिंडी के शूट में या फिर उसके बोल सकते हो कि वेजिटेबल्स के अंदर चले जाते हैं, उन कीड़ों से ये बचता है, उनको ये सबसे कोई इश्यू नहीं। ठीक है, समझ में आया? सो हाइब्रिड क्रिएट करने का पर्पस ये है कि कीड़ों से बचना, दैट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। यस, सवाल ये उठता है कि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं? प्लांट ब्रीडिंग करने का पीछे का रीजन क्या है कि अब खेती के लिए जमीन बहुत कम रह गई है। जो खेत में हम उगा रहे हैं, अगर वही चीजें खराब हो जाएंगी तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में इतना तो पॉपुलेशन है ही जो बहुत ज्यादा हंगर से सफर कर रहा है, दैट इज मोर देन 840 मिलियंस। 840 मिलियंस मतलब समझ लो कि लगभग 84 करोड़, दैट इज 84 करोड़। और ये सिर्फ ना एस्टिमेटेड है, इससे भी ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, खासकर जो अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे रीजन में, पुअर कंट्री में, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं प्रॉपर्ली। The thing is whatever we are producing, we should have to protect it. तो प्लांट ब्रीडिंग की मदद से जो भी चीज उगा रहे, कम से कम हम उसको तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैक्सिमम चीजें खराब हो जाएंगी। We can afford it। हमारे, चलो हम लोग इंडियन से, हमारे आजू बाजू का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा कि हम कोई भी चीज कितनी भी अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास अच्छी खासी एग्रीकल्चरल फील्ड है, बट द ऑल कंट्रीज आर नॉट लकी लाइक दैट। सऊदी अरेबिया में एक नदी भी नहीं बहती। अब समझो कि ऐसे ऐसे कंट्री है जहाँ पर नदियां नहीं बह रही है, वहां पर टेम्परेचर ही 45-50 डिग्री सेल्सियस है। वो लोग के लिए तो हंगर मेन इशू रहेगा ही ना। सो दैट्स व्हाई द प्लांट ब्रीडिंग इसलिए की जाती है, क्योंकि उसका पर्पस ये है कि जो भी चीज उगा रहे कम से कम हम उसको तो सेफ रखें। ठीक है, फाइन। सो नाउ प्लांट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग करवाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ा लो, ठीक है,
ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजों का हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, ठीक है, ऑलिव सीड हो गया, तो ये सब में से ऑयल निकालते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा ब्रीडिंग करवाए जिसकी मदद से उनके हर एक सीड में ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, विटामिन की क्वालिटी बढ़ जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए रहता है, जैसे कि जिंक कम अमाउंट में चाहिए रहता है, और भी बहुत सारी चीजें कम अमाउंट में चाहिए रहती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन या फिर उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये पर्पस है प्लांट ब्रीडिंग करवाने का। ऊपर क्या पर्पस देखा था? उस प्लांट को बचाना है हमें कीड़ों मकोड़ों से, और एक पर्पस क्या था? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हंगर का इशू है उसको रोकना है, और तीसरा पर्पस क्या है? हमें हर एक प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसकी नेचुरल कैपेसिटी को बढ़ाना है, दो तरीके से, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से या फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग से, ठीक है। एक एग्जांपल और भी आप देख सकते हो मेज का। मेज जो है, ये नॉर्मली मेज जो है ना, इसमें नॉर्मल वाले मेज में कीड़े मकोड़े पहले बहुत ज्यादा लगते हैं। सो यही इशू को कंसर्न करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने, इंडियंस लोगों ने एक हाइब्रिड रेडी किया, दैट इज कॉल्ड विवेक हाइब्रिड। ओके, 9। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये जो हाइब्रिड बनाया गया है, इसमें हर एक चीज डबल है, दैट इज अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफान, हर एक चीज जो है ना नेचुरल की कैपेसिटी से दुगनी है, ठीक है। सो ये फायदे की चीज है। अगेन व्हीट वेराइटी एटलस 66, इसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई है। नॉर्मली 100 ग्राम व्हीट में कितना प्रोटीन होता है? 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। मैक्सिमम ऑफ इंडियन आर सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। हमारे खाने में होता ही नहीं, खासकर वेजिटेरियन लोग, ठीक है, वेजिटेरियन हु आर वेगन, वो लोग हमेशा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलना, अपने वजन के हिसाब से उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। इफ आई एम 80 kg, मुझे 80 ग्राम प्रोटीन हर रोज चाहिए, बट मिल कितना रहा है? 30-35 ग्राम, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो हमारा पर्पस क्या है? हमें ऐसे प्लांट्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट हाई है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी। इसमें आयरन का कंटेंट 5 टाइम्स ज्यादा रहता है। व्हाई आयरन इज नीडेड इन अ ह्यूमन बॉडी? क्यों जरूरत है बताएगा कोई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है, उसके लिए आयरन की जरूरत होती है, जिसकी मैक्सिमम इंडियन में अगेन इसकी कमी होती है, आयरन की कमी होती है। वी डू नॉट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड। सो ये सब कंसर्न है जिसकी वजह से हम लोग को ब्रीडिंग करवानी रहती है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड विद इंप्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी, विटामिन ए रिच कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, ठीक है। विटामिन सी वाला जो है बिटर गार्ड, बथुआ। बथुआ इज अ, यू कैन से, टाइप ऑफ साग विच इज फाउंड इन द उत्तर प्रदेश। इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, ओके। मस्टर्ड, टोमेटो। देन अपने मॉम डैड को पूछना इफ यू बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, ओके, व्हाट इज बथुआ। नाउ आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है, आयरन एंड कैल्शियम, दैट इज उसमें स्पिनच एंड बथुआ में इसका कंटेंट ज्यादा रहता है। एंड प्रोटीन एंड रिच बीन्स, ठीक है। तो बीन्स जो है आपके बहुत सारे बीन्स हैं, उनमें प्रोटीन का कंटेंट हाई रहता है। मैक्सिमम यूपी वाले पीपल ठंडी के सीजन में गाँव इसके लिए जाते हैं क्योंकि उनको बथुआ खाना रहता है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज रहती है, बहुत लकी होगी अगर आपने ये चीज खाई, ठीक है। सो नाउ यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। सो सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये हमारा फ्यूचर फ्यूड है, ओके। कंसिडर कर लो कि अभी अपना पॉपुलेशन 7 बिलियन है, 700 करोड़। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हमारी पॉपुलेशन हो गई 7000 करोड़। वो सिचुएशन में उतना तो एग्रीकल्चरल फील्ड बचेगा नहीं। वो सिचुएशन में लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा। उस टाइम हम लोग दाल चावल रोटी भाजी नहीं खाएंगे, हम लोग कैप्सूल्स खाएंगे। कैप्सूल भी किसके? इसके बने हुए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सेल प्रोटीन? आपने आज तक जितने भी खाने देखे रहेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम प्रोटीन जो है दैट इज देयर इन अ सोयाबीन। 100 ग्राम्स में 35 ग्राम क्या होता है? प्रोटीन होता है सोयाबीन में। सबसे कम होता है चावल में, 3 ग्राम होता है। फिर ये जो भी है चपाती, जो कि आपका व्हीट है, उसमें भी 3 से 4 ग्राम होता है। चिकन में अराउंड 20 to 30 बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ चिकन, बट इसमें सोयाबीन में 35 ग्राम होता है, ठीक है। बट उसका भी एक अल्टरनेटिव आ गया है, उसका भी और प्री अपडेटेड वर्जन आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरुलिना। अमेज़न पे जाके सर्च करोगे ना, मिलेगा ये। आजकल जो जिम्नास्ट होते हैं ना, जो बल्किंग करते हैं, बल्किंग मालूम है ना, जिनको अपना वेट गेन करना है, मसल्स फॉर्मेशन अच्छा करना है, वो लोग इसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा खाना है जिसमें 100 ग्राम्स में से 85 ग्राम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है।
और कोई भी खाना उठा के देख लो, कितना भी बड़ा डाइटिशियन हो उसको पूछ लेना कि किसी भी खाने में क्या 100 में से 85 ग्राम प्रोटीन होता है? नहीं होगा। ना ही चावल में होगा, ना ही कोई बीन्स में होगा, किसी में भी नहीं होगा, और कोई नॉनवेज में भी नहीं होगा, आइदर इट इज चिकन, मटन, व्हाटएवर इट इज। बट ये जो स्पिरुलिना है, ये जो है एक अलगी प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है स्पिरुलिना मैक्सिमा। ये एक ऐसा ग्रीन कलर पाउडर प्रोड्यूस करती है जो लगभग जिसमें 85 to 90 ग्राम्स ऑफ पर 100 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सवाल ये उठता है कि इसका फायदा कुछ है हमारे लिए? डेफिनेटली बहुत फायदा है। अगर आपको कंसिडर कर लो कि समझ लो कि आपको चाहिए 85 ग्राम्स प्रोटीन काउ से, तो उसके लिए आपको काउ का पर 100 ml में सिर्फ मिलता है 6 ग्राम प्रोटीन, तो उसके लिए आपको कम से कम अगर आपको 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा, 2 लीटर दूध पीने के तब जाके आपको 85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कहीं मिल सकता है। बट यहाँ पर क्या, आपको सिर्फ क्या करना है, 100 ग्राम्स खाना है, एंड दैट इज नॉट अ बिग टास्क। 2 लीटर दूध को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल चीज है, खासकर जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, अगले दिन ही पेट खराब हो जाएगा। वी आर नॉट, यू कैन से आवर बॉडी इज नॉट मेड टू डाइजेस्ट 2 लीटर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, गाँव वाला हुआ, कोई हरियाणवी हुआ तो बात अलग है, बट यहाँ पर हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज अदर अल्टरनेटिव? हमारे लिए अल्टरनेटिव ये पाउडर फॉर्म, कैप्सूल आते हैं पानी के साथ, दैट्स इट। ठीक है, आज ही आप जाके अमेज़न पे देख सकते हो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर आपकी मसल्स ग्रो नहीं हो रही, आप जिम में जा रहे हो, पूरा एकदम जोर लगा दे रहे हो, बट आपको 1-2 साल से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, एकदम कांडी के कांडी हो, वो सिचुएशन में ये शायद आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? सवाल ये उठता है कि क्या इसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है? बिल्कुल नहीं, इसको सिर्फ चाहिए एक तालाब, या फिर आप इसको ना लेबोरेटरी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन में भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। लेबोरेटरी के अंदर भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके ऊपर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 25 टन प्रोटीन जो है ना एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है, इतना हाई रेट। इसके लिए इसको फ्यूचर फूड के फॉर्म में जाना जाता है। एक गाय उतना नहीं कर सकती, गाय कितना भी दम लगा के चलो दे दी 8 से 9 लीटर ही दूध देगी ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हाई ब्रीड की हुई तो 12 से 13 लीटर, उससे ज्यादा नहीं देगी। 12 से 13 लीटर में कितना प्रोटीन होगा? ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि एक दिन में आपको 200 से 250 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उतना भी मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई गाय रेगुलरली उतना तो मिल्क देती नहीं है। बट यहाँ पर आप एक अलगी की मदद ले रहे हो, आप एक बैक्टीरिया की मदद ले रहे हो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एक दिन में इतना सारा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट भी इसका बहुत सस्ता है। ठीक है, जो भी आजकल मार्केट में आप प्रोटीन पाउडर एक खा रहे हो, कम से कम 1 किलो का प्रोटीन पाउडर अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो 2000 रुपए का आता है। 2000 से जो भी है 3000, इफ यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी, एटम का ले रहे हो या फिर और किसी का ले रहे हो, नेचुरल टीम का ले रहे हो, तो उसका जो प्रोटीन है उसका भाव ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको बहुत हाई सेफ्टी तरीके से प्रोड्यूस किया गया है। बट स्पिरुलिना का जाके अगर आप अमेज़न पे देखोगे, यू विल फाइंड इट इज टू मच लो इन कॉस्ट, ऐसे टैबलेट्स रहते हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर स्पिरुलिना हमारे लिए प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, तो रिटर्न में हम उसके लिए क्या करें? कुछ हम लोग देंगे तभी तो वो प्रोड्यूस करेगी, तो रिटर्न में हम उसको कुछ नहीं दे रहे, सड़ी गली चीजें दे रहे हैं, ये सब चीजें दे रहे हैं। वेस्ट लाइक प्रोसेस ऑफ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, स्ट्रॉन्ग, मोलासेस, ठीक है, एनिमल मैनर, सीवेज, दैट्स इट। इसकी मदद से ग्रो होगी और अपने बॉडी में से क्या करेगी? अपने बॉडी में से स्पिरुलिना नाम का प्रोटीन निकालेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट इज टोटली, लगभग इसका इन्वेस्टमेंट 0 रुपया है। ठीक है, बस आपको एक ऑलरेडी अगर इन विट्रो प्रोड्यूस कर रहे हो तो ज्यादा आपको कुछ कॉस्ट नहीं है। यू हैव टू जस्ट गेट स्पिरुलिना, उसको ये सब रॉ मटेरियल देने, और वो पानी के अंदर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। प्रोसेसिंग का तरीका सीख लो, डेफिनेटली स्पिरुलिना बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रो होगा। स्पिरुलिना पेट्री डिश में कुछ ऐसी दिखाई देती है, हरे कलर की। ठीक है, ये कुछ ऐसे हरे कलर की दिखाई देती है, अलगी है, ये याद रखना। ओके फाइन, तो अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टिश्यू कल्चरिंग। ओके, विल टॉक अबाउट टिश्यू कल्चरिंग। पहले आप ये स्पिरुलिना के बारे में उतना प्रॉपर तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, काइंडली राइट इट डाउन, बाकी नहीं लिखोगे चलेगा। ये स्पिरुलिना के बारे में लिखो, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। यहाँ पर
इसके बारे में सुना था इससे पहले? स्पिरुलिना के बारे में एनीवन? फार्मर, ठीक है। कंसिडर कर लो एक फार्मर है, मार्केट में गया, सीड बैंक में गया, कोई सीड बाय कर रहा है, बट उसको वो परवड़ नहीं रहा है, बिकॉज कोई रीजन हो सकता है उसकी वजह से वो सीड बहुत महंगा है। उसके पास दूसरा ऑप्शन है, वो प्लांट की एक फीचर्स को यूज कर सकता है, एक प्लांट से वो हजारों प्लांट क्रिएट कर सकता है। कैसे, वो हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चरिंग का डेफिनेशन क्या है। टिश्यू कल्चरिंग यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर कर लो कि एक प्लांट है, ठीक है, मैं कोई भी एक प्लांट ले लेता हूँ रैंडमली, ठीक है, कैरेट या फिर फूड। अभी ये प्लांट्स जो है ना, कंसिडर कर लो इसका सीड जो है बहुत महंगा आ रहा है, इसके सीड को कोई फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग क्या करेंगे, इस कैरेट के एक स्मॉल से पोर्शन को लेंगे, कट करेंगे, और इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एक्स प्लांट, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स प्लांट। अब क्या करेंगे, इस एक्स प्लांट को हमने उठाया और एक मीडिया में डाला, जेल लाइक मीडिया में डाला। जब आप इस एक्स प्लांट को जेल लाइक मीडिया में डालते हो
और फिर इसको एक ओवन में रखते हो जिस ओवन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस में इस प्लांट को रखने के बाद क्या होगा, इस प्लांट के पार्ट को रखने के बाद इसमें से एक छोटा सा प्लांटलेट बाहर निकलेगा। तो क्या मैंने यहाँ पर किसी भी सीड का इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने क्या किया, प्लांट के एक स्मॉल पोर्शन का इस्तेमाल किया जिसको हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं। अब उस एक्स प्लांट को मैंने क्या किया, एक जेल मीडिया के अंदर रखा और उस जेल मीडिया वाले कंटेनर को एक ओवन में रख दिया, बहुत बड़े से ओवन में रख दिया। तो क्या यूज होगा, यहाँ पर हम लोग ने प्लांट के एक फीचर को यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। एनीबॉडी व्हाट डू यू मीन बाय टोटीपोटेंसी? इट इज द एबिलिटी ऑफ सेल और टिश्यू टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू होल ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी में कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आज मैं अगर अपनी उंगली काट के रखूं ना, तो मेरे उस उंगली में से मेरे जैसा दिखने वाला कोई नया नहीं आएगा। बट प्लांट की ये कैपेसिटी है, अगर मैं प्लांट के 1000 पीसेस 100 पीसेस करता हूं और उस 1000 पीसेस को मैं एक जेल मीडिया के अंदर ग्रो करके उसको एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, तो उन 1000 पीसेस में से थाउजेंड्स अलग अलग प्लांट बाहर आएंगे सेम स्पीशीज के। दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर ही कहते हैं। ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चरिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन इन अ स्टेराइल कल्चर मीडियम अंडर द कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशन। यहाँ पर दो नए वर्ड आए। क्या नए वर्ड आए हैं? पहला आया है आपका दैट इज अ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या होता है? स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है बैक्टीरिया फ्री, बैक्टीरिया और वायरस फ्री एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल कंडीशन। अगर आप किसी प्लांट को या फिर उसके सेल को या फिर उसके टिश्यू को एक ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करते हो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। सवाल ये उठता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? हम किसी भी प्लांट के एक छोटे से पार्ट को किसी स्टेराइल एनवायरनमेंट में ग्रो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो स्मॉल पीस ऑफ प्लांट है वो आगे चल के एक पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड एबिलिटी ऑफ प्लांट टू मेक, एबिलिटी टू जनरेट इनटू होल प्लांट, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। प्लांट के एक टुकड़े से एक पूरा का पूरा प्लांट क्रिएट कर देना, इस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, सवाल ये उठता है कि आपने यहाँ पर प्लांट के किस हिस्से का इस्तेमाल किया? Whatever you want you can take। आप रूट का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, आप उसके लीफ का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, आप उसके स्टेम का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक। और उस पीस को यू हैव टू ग्रो अंडर द अगार मीडियम। बचपन में हम लोग ने मालूम है वो मैजिक बॉल के बारे में सुना था, पानी में डालते थे, अगले दिन डबल ट्रिपल उसका साइज बढ़ जाता था, ट्रांसपेरेंट होता था, उसी की बात हो रही है, उसी को अगार बोलते हैं। उसी मीडियम के अंदर अगर आप किसी भी प्लांट के एक छोटे से पीस को बहुत टाइम के लिए रखोगे तो आप देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना ही हमने सीड का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी और तरीके का इस्तेमाल किया, हमने जस्ट प्लांट के एक स्मॉल पीस को इस अगार मीडियम के अंदर, दिस इज योर अगार मीडियम, इसके अंदर रखा है। सर उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिला? केमिकल के नाम पे सिर्फ यहाँ पर होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट। ठीक है, उस जेल में मिला होता है। तो जब आफ्टर द 14 डेज, ऐसा भी नहीं कि तुरंत हो जाता है, इट विल टेक फ्रॉम 14 to 21 डेज। अब ये प्लांटलेट बाहर आ गया, आप इसको निकालिए और अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे सीड आज भी मार्केट में ऐसे जो बहुत महंगे मिलते हैं, रेयर क्वालिटी एंडेंजर्ड सीड, जो बहुत ही अब अर्थ पे कम पाए जा रहे हैं। तो मार्केट में जाके उसका सीड अफोर्ड करना, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर अस। बहुत महंगा होगा तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? बट अगर मान लो कि अगर उस प्लांट का एक छोटा सा भी पीस आपके पास अवेलेबल है, आप टिश्यू कल्चरिंग करके उसके थाउजेंड्स कॉपी आराम से क्रिएट कर सकते हो। फायदा क्या है? 1000 कॉपी आपने किससे लिए? जो प्लांट से लिए ना, जितने भी उसके ये प्लांटलेट हो गए सबके सब जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए, सबका डीएनए जिससे भी आपने एक्सप्लांट लिया है सेम हो गया। ओके,
बट ये टेक्निक जितनी लगती है उतनी आसान है नहीं। यहाँ पर पहली बात जब हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्या बोला था, स्टेराइल कंडीशन। तो यहाँ पर तो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन है तो आपको प्लांट एकदम हेल्दी दिखाई दे रहा है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये प्लांट के ऊपर फंगस लग गया, ब्लैक कलर के स्पॉट आ गए। ओके, सो इसके लिए जो भी आप टेक्निक टिश्यू कल्चरिंग की परफॉर्म कर रहे हो, आपको ये याद रखना है कि दैट शुड बी 100% बैक्टीरिया एंड वायरस फ्री। गॉट इट? तो अभी ये आपका टिश्यू कल्चरिंग का हो गया। ओके, यहाँ पर इस जेल में मिलाया क्या जाता है, ठीक है? सवाल ये उठता है कि चलो इस कंसिडर कर लो कि इस जेल में हम लोग क्या क्या चीजें मिलाएंगे। तो यहाँ पर जेल में मिलाने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये सब चीजें ऐड करते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, कभी सुना है इनके बारे में? विटामिन और अमीनो एसिड और सॉल्ट तो सुना ही रहेगा। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है ना, ये दोनों प्लांट हार्मोन, दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, उसके ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने ये जेल जैसी दिखने वाली चीज में जब ये प्लांट को ग्रो कर रहे हो तो उस जेल जैसी दिखने वाली चीज में आपने क्या डाला है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाला है, विटामिन डाला है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये सब चीजें आपने वहां पर ऐड की। ओके, और इन सब चीजों की वजह से प्लांट जो है उसके छोटे से प्लांट के टुकड़े से एक आपका पूरा एक प्लांट निकल के बाहर आ जा रहा है, दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चरिंग। ओके, गॉट इट? तो ये आपको याद रखना है। फिर बाद में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, डायग्रामेटिकली समझने का कोशिश करते हैं। देखो ये डायग्राम में यहाँ पर आपको दिया है, डायग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पर इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले कंसिडर कर लो कि एक प्लांट आपके पास अवेलेबल है। चलो ये कैरेट है आपके पास अवेलेबल है, दैट्स इट, फाइन। हमें अब इस कैरेट की बहुत सारी कॉपीज बनानी है। कंसिडर कर लो कि इस कैरेट से हम ट्राई करेंगे 10 नए कैरेट्स के प्लांट बनाना। ओके, कैसे बनाएंगे, सीड तो है नहीं। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग जो है इसके 10 अलग अलग टुकड़े करेंगे। वी विल क्रिएट अ 10 डिफरेंट पीसेस। ओके, 10 डिफरेंट पीसेस करेंगे। उन 10 डिफरेंट पीसेस को 10 डिफरेंट पेट्री डिश में डालेंगे जिसके अंदर ये अगार है, दैट इज कॉल्ड जेल। जिसमें क्या था आपका, जिसमें था आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सिन था, अमीनो एसिड था एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट था। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सब चीजें थी। तो इसमें डाला, ठीक है, बहुत ही केयरफुली डालोगे ताकि इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन नहीं हो। जब आप इसे 4 से 6 दिन के बाद ऑब्जर्व करोगे ना, हाँ, अब इसको पीस में कट किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। प्लांट के उस हिस्से का इस्तेमाल जिसको टिश्यू कल्चरिंग के लिए किया जाता है, दैट इज नोन एज एक्स प्लांट। व्हेन यू ऑब्जर्व इट आफ्टर द 4 to 6 वीक, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इसमें से लीफ जैसे कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। ओके, और भी आप क्या करोगे, और भी कुछ दिन के लिए आप एक्स्ट्रा 4 to 8 वीक के लिए इनको रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने 10 डिफरेंट पीसेस किए थे, 10 डिफरेंट पेट्री डिश में क्या किया था, ग्रो किया था, तो आपको 10 डिफरेंट कैरेट्स के प्लांट्स यहाँ पर मिल गए। दिस इज कॉल्ड इट एज अ टिश्यू कल्चर। गॉट इट एवरीवन? तो सवाल उठता है कि ऐसे प्लांट्स के सीड जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हम उसको इसी की मदद से ग्रो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, द मेथड प्रोड्यूसिंग ऑफ 1000 कॉपी ऑफ प्लांट विद इन अ शॉर्ट टाइम थ्रू अ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। आप कम समय में प्लांट के एक छोटे से टिश्यू का इस्तेमाल करके उसकी 1000 कॉपी क्रिएट करते हो, तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और फिर क्या इसका फायदा क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो भी 1000 कॉपी क्रिएट की गई है वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल होगी। अब इसमें से जो भी मैंने 10 पीसेस किए हैं वो 10 पीसेस अलग अलग 10 प्लांट्स में बदलने वाले हैं, ये अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगी। ठीक है, और फिर बाद में क्या बोला है, टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन सबको ऑलरेडी टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जा चुका है। ओके, ऑल दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू कल्चरिंग। समझ में आया? टेक्स्ट बुक में है आपके, ये पूरा का पूरा टेक्निक आपको दिया है। तो वहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया था, हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था कैरेट का, कैरेट के पीस का, दैट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्लांट जिनके लीफ होते हैं, पालक, ठीक है, धनिया,
उसमें हाँ स्पिनच हो गया, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, पालक धनिया स्पिनच व्हाटएवर इट इज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब उसके लीफ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट्स टू ग्रो इनटू होल प्लांट्स। कोई भी प्लांट के हिस्से को उठा के ले लो, चाहे वो रूट है, चाहे वो शूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, कुछ भी है, फ्लावर तक है, उससे आप नया प्लांट क्रिएट करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर क्या किया गया, लीफ का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अभी आप जरा अपनी किताब खोलिए, उसके आईएमपी पॉइंट्स मैं दे देता हूँ। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं है, विल नॉट स्टडी दैट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सो नाउ अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपका टिश्यू कल्चरिंग इट इज देयर ऑन पेज नंबर 249। पेज नंबर कौन सा है? हाँ ये देखो, ये टिश्यू कल्चरिंग का पार्ट आ गया अपना। हाँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टिश्यू कल्चरिंग के क्या क्या चीजें देखनी है। अभी हम लोग ने म्यूटेशन ब्रीडिंग देखा था ना, तो वहां पर देखो आपको क्या क्या मार्किंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में आपको मार्क करना है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाँ केमिकल म्यूटेशन, ये सब म्यूटेशन इसको मार्क करना है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम है, ऑड वन आउट, ठीक है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको उसका आंसर देना। यस, एक्स-रे, यूवी रे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मस्टर्ड गैस। रीजन के साथ ऑड वन आउट है ना, तो रीजन के साथ बोलिए। मस्टर्ड गैस जो है वो केमिकल म्यूटेशन है एंड रेस्ट ऑफ जो है फिजिकल म्यूटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन व्हिच कॉजेस म्यूटेशन इन अ प्लांट, ठीक है, इसकी वजह से प्लांट में म्यूटेशन होता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा था ना, परभरी क्रांति मूंग का, उनमें क्या हुआ था, उनको हम लोग ने येलो मोज़ेक वायरस से बचाया था, इसके थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू, ठीक है।
ये है, तो इसका आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजन। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने टिश्यू कल्चरिंग देखा था। सो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चरिंग? इट इज द एबिलिटी ऑफ यूजिंग अ प्लांट पार्ट टू ग्रो इनटू होल प्लांट। सो दैट इज, उसमें हम लोग ने प्लांट के कौन से पार्ट को लिया था? एक्स प्लांट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स प्लांट। प्लांट के कौन से प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू होल प्लांट्स। प्लांट के एक सेल का इस्तेमाल करके जब आप एक पूरा प्लांट क्रिएट कर देते हो तो उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये हमारे अंदर पॉसिबल नहीं है। इसको फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था? दैट इज हर्बल लैंड, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको इसमें मार्क कर लेना है। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी आगे जाएंगे तो यहाँ पर टोटिपोटेंसी के लिए हम लोग ने, अभी मैंने बोला था ना वो जेल मीडियम यूज करते हैं। सो उस जेल मीडियम का नाम क्या है? यहाँ पर उस जेल मीडियम का नाम है दैट इज म्यूराशिक। कहा गया ये। इस मीडियम के अंदर ये जो है ये अगार मीडियम होता है। इस अगार मीडियम के अंदर आपने क्या किया है? इस अगार मीडियम के अंदर आपने प्लांट को ग्रो किया है, ठीक है। इस अगार मीडियम के अंदर आपने प्लांट्स को ग्रो किया है, ठीक है। उस अगार मीडियम में क्या क्या चीजें थी तो वहां पर भी हमने देखा था स्लाइड में। साइटोकाइनिन था, ऑक्सिन था, फिर बाद में अमीनो एसिड्स था, ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीजें मेंशन की है। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, वाटर है, फिर ग्रोथ हार्मोन है जो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन वही थे। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूराशिक स्पून। इसके अंदर आप क्या डालोगे? एक्सप्लांट डालोगे, तो फिर बाद में क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो एक्सप्लांट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टिश्यू कल्चरिंग के दो टाइप है, वेरी इजी, उतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप जेल यूज कर रहे हो, जेल मतलब सॉलिड, तो उस टिश्यू कल्चरिंग को हम लोग क्या कहेंगे? कैलस कल्चरिंग। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेल यू आर यूजिंग अ लिक्विड। अब पानी के अंदर, ऐसा पानी जिसके अंदर ये सबके सब न्यूट्रिएंट्स मीडियम है, उस पानी के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो? अपने प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सस्पेंशन कल्चर। So callus culturing in the sense what, whenever you are putting your explant in the solid medium, that is a gel medium, that is called callus culturing. And whenever you are putting your explant under the liquid medium, okay, that is called suspension culturing. समझ में आया? ठीक है। तो ये दो टाइप को याद रख लेना सिर्फ। हाँ, ये चीज जो है ना यहाँ पर मैटर करती है। कौन सी? असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन कैसे मैटर करती है उसके बारे में आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं करोगे तो जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है टिश्यू कल्चरिंग की पूरी हालत खराब कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर ग्रो हो जाएगा, आपका प्लांट जो है इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन आपको याद रखना है। इसके लिए यहाँ पर जो भी टेक्निक आप फॉलो करोगे आपको अपने हर एक चीज को स्टरलाइज करना है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? फर्स्ट एक्सप्लांट, बराबर। सेकेंड मीडियम। मीडियम का मतलब वो जेल मीडिया, इधर मैं लिख के रखता हूं MS, ठीक है। थर्ड पेट्री डिश, पेट्री डिश। फोर्थ स्टरलाइजिंग सोल्यूशन, स्टरलाइजिंग सोल्यूशन। इसकी बात कर रहा हूं मैं। कहाँ गया? ठीक है, स्टरलाइजिंग सोल्यूशन। फिर बाद में ऑटोक्लेव। कभी सुना है ऑटोक्लेव के बारे में? 6th ओवन। कभी भी आप हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटलाइज होते हो ना, वहां पर जो आपका बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आपको इंजेक्शन दिया है, वो इंजेक्शन दूसरे पर्सन को तो नहीं लगा सकते, तो हॉस्पिटल क्या करता है? वो इंजेक्शन को जो है ना एक बहुत बड़े से कुकर में डाल के स्टरलाइज करता है, और उस बहुत बड़े से कुकर को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा रहता है, और उसके लिए हॉस्पिटल आपसे उतना पैसा भी चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बिल बना 20,000 का, उसमें से 2,000 रुपया ना उसी ऑटोक्लेव का चार्ज करेगा। क्योंकि कंसिडर कर लो कि आपके टाइम पे आपका कोई बॉडी का ऑर्गन निकाला है, अपेंडिक्स निकाला है, या फिर कोई डैमेज ऑर्गन निकाल दिया है, इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन को भी ऑटोक्लेव में डालेगा, या फिर आपका ब्लड निकाला है, उस ब्लड को भी ऑटोक्लेव में डालेगा, और फिर उसको स्टरलाइज करेगा। डायरेक्टली वो चीजों को हम लोग एनवायरमेंट में नहीं फेंक सकते। दैट इज अ रूल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या किया जाता है? जो भी आपके ऑर्गन से रिलेटेड, आइदर इट इज योर ब्लड और बॉडी सैंपल, व्हाटएवर इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू पुट ऑल द थिंग इन ऑटोक्लेव,
and they have to sterilize that, then they can discharge it. So autoclave का वो आपसे आपके बिल का लगभग 10 से 15% चार्ज करता है, 20 का 10% होता है 2000, तो उसका वो चार्ज करता है आपसे, ठीक है. That is called, we can say, autoclaving. यहाँ पर autoclave क्या होता है? यहाँ पर autoclave इन सब चीजों का किया जाता है. पेट्री डिश का नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं करेंगे तो जब आप टिश्यू कल्चरिंग करोगे तो उस टाइम पे उसमें बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन लग जाएगा, आपका टिश्यू कल्चरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, ठीक है. So that's why whatever you are using in the tissue culturing, either it is a media, either it is a petri dish, sterilizing solution, first of all you have to put all the thing into the autoclave. ऑटोक्लेव में डालने के बाद जब वो पूरा बैक्टीरिया वायरस फ्री हो गया तब जाके आप टिश्यू कल्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली स्टार्ट करोगे 100% इन्फेक्शन मिलेगा उसमें. समझ में आया? तो यहाँ पर एक्सप्लांट को जो है एक चिमटे से क्या किया जाता है, वो उस जेल मीडिया में रखा जाता है. तो उस चिमटे को क्या किया जाता है, पहले HgCl2 में डिप किया जाता है, दैट इज अ मर्क्यूरी क्लोराइड, उसमें डिप किया जाता है. उसमें डिप करने के बाद फिर एक्सप्लांट को उठा के उसमें डिप किया जाता है और फिर बाद में एक्सप्लांट को उस जेल के ऊपर रखा जाता है, ठीक है. 100% जितना भी टेक्निक है शुड बी बैक्टीरिया एंड वायरस फ्री. कहीं पर भी इंफेक्शन हुआ पूरी टेक्निक खराब, ओके. फिर बाद में हम लोग को देखना है दो टाइप का कल्चर, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. कैलस कल्चर का मतलब क्या होता है? कैलस कल्चर का मतलब होता है सॉलिड मीडियम का यूज, ठीक है. व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ सॉलिड मीडियम, जब आप सॉलिड मीडियम का इस्तेमाल करते हो तो उसको कैलस कल्चर कहते हैं, ठीक है. जेल जैसे मीडियम का इस्तेमाल करते हो, ओके. एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ लिक्विड मीडियम, ठीक है, जब आप लिक्विड मीडियम का इस्तेमाल करते हो तो उसको बोलते हैं लोग सस्पेंशन कल्चर, ठीक है. तो यहाँ पर जब आप एक्सप्लांट को सॉलिड मीडियम में डालते हो तो कुछ दिनों के बाद वो कैलस में कन्वर्ट हो जाता है. कैलस का मतलब अब उसमें से कैलस का मतलब इट इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ एक्सप्लांट. थोड़ा थोड़ा हरा दिखाई देने लगता है, रूट और शूट थोड़ा दिखाई देने लगता है, इसको हम लोग कैलस बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ पर एक कैलस वेलस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिक्विड के अंदर अपना एक्सप्लांट डालना, कुछ दिन के बाद वो रुक जाएगा. एजिटेटर का मतलब क्या होता है? एजिटेटर का मतलब होता है शेकर. यहाँ पर आप लिक्विड को यूज कर रहे हो, तो इसका नुकसान क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कुछ टाइम के बाद वो नीचे सेटल हो जाते हैं. घर में जब भी आप अपने मटके में भी पानी भरते हो तो इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है आफ्टर 2-3 डेज. यहाँ पर भी क्या होता है, जो भी आप न्यूट्रिएंट इसमें यूज कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स अगर नीचे सेटल हो जाएंगे तो प्लांट को कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाएगा, उसका एक्सप्लांट ग्रो ही नहीं हो पाएगा. इसके लिए क्या करते हैं, इस सस्पेंशन कल्चर को जो है ना यहाँ पर एजिटेटर में डालते हैं. एजिटेटर क्या करता है, उस सस्पेंशन कल्चर को ना कंटिन्यूअसली 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन से. तो उससे क्या होता है, सर्कुलर मोशन से जो है ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो नीचे सेटल नहीं होंगे, वो क्या होगा उसमें मिक्स होते रहेंगे और प्लांट को वो मिनरल्स मिलते रहेंगे. So that is the difference between callus and suspension culture. माइक्रो प्रोपोगेशन का, टिश्यू कल्चरिंग का आपने लिखा उसका स्लाइड का. ओके ठीक है, वो बात करते हैं. हाँ ये देख लो, ये डायग्राम है. क्या लिया, प्लांट लिया है, उसका छोटा सा पीस लिया, उसको ये जेल मीडियम के अंदर ग्रो किया. अच्छा ऐसा टेढ़ा क्यों किया, स्ट्रेट क्यों नहीं कर सकते थे? कोई रीजन बता सकता है, लॉजिकल रीजन? ये जो जेल मीडिया है ये टेढ़ी क्यों है, बताओ. ये देखो 10th स्टैंडर्ड में आपने सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मालूम है? इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है. सरफेस एरिया ज्यादा है ना तो प्लांट को उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा. इसके लिए क्या किया जाता है, कभी भी जब जेल जैसा मीडिया क्रिएट किया जाता है कोशिश किया जाता है कि उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो ना उतना प्लांट को फायदा होता है, ठीक है. अब ये बन गया, देखो कुछ दिन के बाद ये बन गया कैलस. कैलस से 6-7 हफ्ते बाद बन गया वो प्लांट्स. अब प्लांट्स को उठाओ, गमले में डालो और फिर बाद में ग्रो करना स्टार्ट करो, ठीक है. दिस इज व्हाट टिश्यू कल्चर. समझ में आया? तो आपको ये टिश्यू कल्चरिंग पढ़ते वक्त क्या क्या याद रखना है, आपके आंसर में कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होने चाहिए. आपके आंसर में वर्ड इंक्लूड होने चाहिए एक्सट्रैक्ट, कैलस, टोटिपोटेंसी, असेप्टिक मीडियम, स्टेराइल मीडियम, एमएस मीडिया, ठीक है. समझ में आया? सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, ये सब. और ये जो मैंने यहाँ पर लिखे थे ऑटोक्लेव, ओवन, वो सब वर्ड यूज होने चाहिए व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ फॉर टिश्यू कल्चर, ठीक है.
एक बार अपने टेक्स्ट बुक में से टिश्यू कल्चरिंग पूरा पढ़ लो. इट इज पेज नंबर 251 तक है. सो 49 से 251 तक पूरा रीड कर लो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सर जो उसको ऊपर बोला है उसको कॉटन कहते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया और वायरस इसके अंदर एंटर ना करे. ऑक्सीजन निकालो. हाँ, ऑक्सीजन एंटर. इसके लिए कॉटन रखते हैं ना. कॉटन से क्या होता है, कॉटन से हवा आसपास हो सकती है बट बैक्टीरिया नहीं. ये आपके नीरज सर ने